एक सीएम जिसने आते ही लाइन बोली, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जितने माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। लोग हंसे थे, कहा था यार ये तो एक स्पीच है, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए, कोई कुछ नहीं कर पाया। बाबा भी क्या कर पाएंगे, छोटे मोटे क्राइम ही खत्म कर सकते हैं। जब बाबा सत्ता में नहीं थे तो लोग कहते थे आपका काम है घंटी बजाना, मंदिर में घंटी बजाओ। आज 7 साल बाद मुख्तार अंसारी खत्म, अतीक अहमद खत्म, और अब यूपी का एक और बड़ा नाम आजम खान अपनी सारी जमीन जायदाद समेत कानून के शिकंजे में है। ये कोई इंसिडेंस नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक सिस्टम है जिसने यूपी का पूरा क्राइम पॉलिटिक्स का नेक्सस हिला के रख दिया है। आज हम देखेंगे योगी आदित्यनाथ ने कैसे उत्तर प्रदेश के सबसे पावरफुल अनटचेबल नेताओं को भी कानून के सामने जवाबदेह बनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। दो 2017 से पहले यूपी का हाल समझना देखिए बहुत जरूरी है। पूर्वांचल के अगर इलाकों की बात करें, जैसे मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, यहां कुछ नाम ऐसे थे जो पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल माने जाते थे। मुख्तार अंसारी, मऊ से 5 बार एमएलए, 27 साल तक एक भी कन्विक्शन। सोचिए इतने सालों में 61 केसेस फाइल हुए लेकिन कोई भी केस टाइमली नजदीक तक नहीं पहुंचा। अतीक अहमद, प्रयागराज का डॉन, जो एसपी के टिकट पर एमपी तक बन गया, 160 प्लस क्रिमिनल केसेस, फिर भी जेल से इलेक्शन लड़ता रहा। ये कैसे मुमकिन था? सपोर्टर्स कहते हैं क्योंकि पुरानी सरकारें, एसपी हो या बीएसपी, इन्हें अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करती थी। फिर 2017 आता है और सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं और सीएम बनते ही एक क्लियर मैसेज दे देते हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अतीक अहमद और उसके परिवार की 11,684 करोड़ की इल्लीगली बनाई गई प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। योगी बाबा का नाम बुलडोजर बाबा रख दिया गया, क्योंकि जो भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन थी, चाहे कैसी भी हो, किसी की भी हो, उसे तुरंत गिराया गया और आज भी वही कंटिन्यू हो रहा है। और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा टेस्ट था, क्या यह सिर्फ छोटे क्रिमिनल्स तक सीमित रहेगी या यूपी के सबसे बड़े नाम भी इसके दायरे में आएंगे? जवाब मिला बहुत जल्दी। 2017 के बाद जो केसेस सालों से लटके हुए थे उनमें फास्ट ट्रैक ट्रायल्स शुरू होते हैं। 28 अप्रैल 2023 मुख्तार अंसारी को मर्डर और किडनैपिंग के केस में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। यह वही आदमी था जिसने 27 साल तक कोई कन्विक्शन नहीं देखी थी और अब एक के बाद एक सजा आती रहती है। 28 मार्च 2024 अंसारी की जेल में ही तबीयत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है। ऑफिशियल कॉज कार्डियक अरेस्ट। उनके परिवार ने अलग एलिगेशंस लगाए थे जिनकी जांच हुई, लेकिन एक बात तय है कि जो आदमी कभी कानून की पकड़ से बाहर था उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल जेल में ही बिताए। और फिर आता है वो नाम जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा, अतीक अहमद। अतीक अहमद, जिसके खिलाफ उमेश पाल जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, जिसने अपने ही शहर में लोगों को डर के साए में रखा था। 2019 में उसे सबरमती जेल यानी कि गुजरात शिफ्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहकर भी वो अपना नेटवर्क बिना किसी रोक टोक के आराम से चला रहा था। अतीक कोई छोटा मोटा डॉन नहीं, बल्कि इसके रिश्ते आईएसआई तक से थे। 15 अप्रैल 2023 को कस्टडी में ही अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो जाती है। 2 बड़े नाम खत्म हो गए। अब सवाल था, क्या यह सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित रहेगा या फिर वो लोग भी इस दायरे में आएंगे जो अपनी पॉलिटिकल पावर और इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज करके कानून से बचते रहे? जवाब, आजम खान। 2017 से पहले आजम खान 10 बार एमएलए रह चुके थे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कोई बड़ा स्कैंडल नहीं। 2017 में फिर बीजेपी आती है और फिर वही साइकिल शुरू होता है जो हमने अंसारी और अतीक अहमद के लिए देखा। 90 से ज्यादा केसेस सिर्फ 2019 में 70, पूरा परिवार, वाइफ, बेटा सब जेल में। और सिर्फ ये देखिए, अभी तो शुरुआत थी, एक के बाद एक केसेस आते रहते हैं। दुंगापुर केस, फोर्सफुल एविक्शन, 7 साल की सजा। फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस, पूरी फैमिली कन्विक्ट हो जाती है। बेटा अब्दुल्ला, फेक पासपोर्ट केस, अलग से फिर और 7 साल की सजा। रामपुर की एक एमपी एमएलए कोर्ट आजम खान और अब्दुल्ला को गिल्टी पाती है ड्यूल पैन कार्ड केस में। सेम स्टोरी फिर से, अब्दुल्ला के पास 2 पैन कार्ड्स, 2 अलग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, ताकि एज क्राइटेरिया पूरा हो सके इलेक्शन के लिए ये यूज करते हैं। और इसी में दोनों को 7 साल की सजा यानी कि सेंटेंसिंग के तुरंत बाद कोर्ट से सीधा कस्टडी में ले लिया जाता है। लेकिन अब सुनिए क्या होता है जो बहुत रेयर है इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में। प्रोसिक्यूशन खुद अपील करती है सेंटेंस बढ़ाने के लिए। 23 मई 2026 कोर्ट उनकी अपील एक्सेप्ट करती है। आजम खान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाती है। फाइन भी बढ़ा दिया जाता है। हाल ऐसा हो जाता है कि अखिलेश और आजम के बीच दुनिया को लेकर
देश भर में बातें होने लगती है कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और ये दूरियां तब खुलकर सामने आती हैं जब आजम खान की पत्नी कहती हैं कि उन्हें अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। आप सोचेंगे इतना कुछ हो गया, कहानी खत्म हो गई होगी। नहीं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ आजम खान की पर्सनल लीगल जंग देखी है। असली बॉम्ब तो अब फटने वाला है उनकी यूनिवर्सिटी पर, और बिल्कुल अतीक अहमद की तरह जिसकी प्रॉपर्टी सीज हुई थी, आजम खान की यूनिवर्सिटी की जमीन भी टारगेट बन गई। एनएमपी प्रॉपर्टी का इशू, 1400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सवाल। अब 38 बिल्डिंग्स डेमोलिशन के खतरे में है। एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी देखिए, समझना जरूरी है। ये वो जमीन होती है जो उन लोगों की थी जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, और इस जमीन पर इंडियन गवर्नमेंट का स्पेशल कंट्रोल होता है। देखिए, तो मैंने आपको सब कुछ बैकग्राउंड बताया है। अब आज की तारीख की बात करते हैं जहां से ये कहानी अभी भी लाइव है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि आरडीए एक बड़ा ऑर्डर जारी करती है। यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग्स को अनऑथोराइज्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो इनकी जौहर यूनिवर्सिटी है। इस पे इल्जाम ये लगता है कि बिना अप्रूव बिल्डिंग मैप्स के बनाई गई थी ये बिल्डिंग्स, और यहां पे इन बिल्डिंग्स के अंदर सिर्फ 2 बिल्डिंग्स के पास ही प्रॉपर परमिशन थी। 28 जून 2026 आरडीए नोटिस भेजती है यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को अप्रूव्ड मैप्स सबमिट करने के लिए, वो भी 28 जुलाई तक। फिर भी यूनिवर्सिटी कोई भी प्रूफ, कोई भी परमिशन नहीं दे पाती। आरडीए अब यूनिवर्सिटी को 15 से 20 दिन दे देती है बिल्डिंग्स खुद हटाने के लिए, नहीं तो आरडीए हटा देगी। अगर यूनिवर्सिटी कंप्लायंस नहीं करती तो डेमोलिशन शुरू हो जाएगा, और देखिए सबसे बड़ी बात, डेमोलिशन का जो खर्चा भी होगा वो यूनिवर्सिटी से ही वसूला जाएगा। और इस वक्त जब ये वीडियो बन रही है, आजम खान खुद रामपुर जेल में है, अपनी सजा काट रहे हैं, जबकि उनकी सबसे बड़ी जिंदगी की उपलब्धि उनकी यूनिवर्सिटी टूटने की कगार पर खड़ी हुई है। अब कुछ क्रिटिक्स और एसपी जैसे दल इसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। उनका कहना है कि देखिए, टाइमिंग सस्पिशियस है और ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने का एक तरीका है बीजेपी का। एक मुस्लिम लीडर जो अपनी कम्युनिटी के लिए यूनिवर्सिटी जैसा इंस्टीट्यूशन बनाता है, उसे सिस्टमेटिकली तोड़ने की कोशिश की जा रही है। टाइमिंग सस्पिशियस है। जब भी आजम खान बेल पर बाहर आते हैं, कोई नया केस आ जाता है। अखिलेश यादव ने खुद कहा, आजम खान बीजेपी के लिए आईसोर बन गए थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हों, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। दोनों तरफ की बातें देखिए, अपनी अपनी जगह सच हो सकती हैं, पॉलिटिकल वेंडाटा भी हो सकता है और जेन्युइन लीगल अकाउंटेबिलिटी भी। ये आप डिसाइड करिए। लेकिन एक बात पक्की है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी कोर्ट में चैलेंज करेगी और अगले कुछ हफ्तों में पता चलेगा कि 38 बिल्डिंग्स बचेंगी या टूट जाएंगी। आपको क्या लगता है, ये जेन्युइन क्रैकडाउन है या एक पॉलिटिकल टारगेटिंग? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहें CFTV।